मेरा नाम स्वाति है। मैं बहुत खुश थी कि मेरी शादी होने वाली थी और शादी भी एक ऐसे परिवार में होने जा रही थी जहां पर मेरी सास बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। वो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट अपने बेटों के लिए थी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत गरीबी झेली थी। लेकिन जब वो शादी करके अपने ससुराल आई तो उन्होंने सोच लिया था कि वो अपने लिए बहू या गरीब परिवार की लेकर आएंगी और उनके माता पिता पर शादी का कोई बोझ नहीं डालेंगी। मेरी शादी अपने ही गांव के एक ऐसे ही परिवार में हुई थी जहां 3 भाई रहते थे। उनके पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। मेरी सास की 2 बेटियां थीं जिनकी शादी हो चुकी थी। एक नन तो शादी करके शहर में रहती थी, इसलिए वो गांव में कम ही आया करती थी। लेकिन छोटी वाली नंद की शादी अपने ही गांव में हुई थी, इसलिए वो हमारे घर में बहुत आना जाना करती थी और हर मामलात में बहुत दखलंदाजी देती थी। मेरी एक जेठानी थी, वो भी गरीब परिवार से आई हुई थी। मेरी सास के बेटे अपने पिता का ही कारोबार संभाल रहे थे। मेरे ससुराल का एक रिवाज था जो मेरी सास ने ही बनाया था कि वो जिस भी बहू को अपने घर लेकर आएंगी उसके माता पिता से दहेज नहीं लेंगी। मेरा परिवार भी कुछ ऐसा ही था। मैं बहुत गरीब परिवार से थी। हम 7 बहनें थीं, हमारा कोई भाई नहीं था। पहले ही मेरे पिता बड़ी मुश्किल से मेरी 4 बहनों की शादी कर चुके थे और उनको दहेज देकर बुरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। अब वो मेरे लिए भी रिश्ता तलाश कर रहे थे और जैसे तैसे मेरे दान दहेज का इंतजाम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मेरा रिश्ता इस परिवार में तय हुआ तो यह मेरी सास का कहना था कि हम लोग दहेज नहीं लेते, हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। ये सुनकर तो मेरा पूरा ही परिवार खुशी से झूम उठा था और फिर मेरे पिता ने इस परिवार में मेरी शादी करने में देर नहीं लगाई। मैं खूबसूरत थी, इसलिए मेरी सास ने मुझे जल्द ही अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था और मेरा भाग्य भी उनके बेटे के साथ जुड़ा हुआ था। मेरा दहेज भी वहां पर तैयार कर लिया गया था। मेरी सास का कहना था कि हमारे यहाँ बेटों की शादियों पर दहेज का इंतजाम बेटा खुद करता है। लड़की के मायके से हम लड़की के अलावा कुछ भी नहीं लेते, इसलिए मेरे दहेज का इंतजाम भी मेरी सास ने नहीं बल्कि मेरे पति ने किया था। मेरी सास बड़ी ही कड़क बिहेवियर की औरत थी। उन्होंने ही अपने घर का ये उसूल रखा हुआ था। उनका कहना था कि लड़की वाले अपनी बेटी की शादी भी करे, दान दहेज भी दे, बेटी भी दे और फिर सबके आगे सर भी झुकाए। एक समय था जब उनके पिता ने भी बड़ी मुश्किल से उनकी शादी अच्छे घर में करने के लिए ये सब कुछ किया था। जब उनके घर में खाने के लाले पड़े हुए थे, उन्होंने तभी ठान लिया था कि जब मेरे बच्चों की शादी होगी तो मैं अपने घर का उसूल बदल दूंगी और कभी भी किसी गरीब की बेटी जब अपने घर लेकर आऊंगी तो उससे दहेज नहीं लूंगी। वैसे तो ये कहीं का भी रिवाज नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने बेटों से पहले ही कह दिया था कि अपने लिए दहेज तुम लोगों को खुद बनाना होगा। जिस बेटे के पास दहेज का इंतजाम हो जाए तो वह मेरे पास खुद आ जाए तो मैं उसकी शादी करवा दूंगी। मेरे पति ने भी 60 साल तक पैसे इकट्ठे किए थे। घर में नॉर्मल इस्तेमाल करने का सामान, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सारी चीज़ें जब तक उनके पास इकट्ठी नहीं हो गई तब तक उन्होंने अपनी माँ से अपने रिश्ते की बात नहीं की थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने लिए अलग कमरा भी बनाया था, क्योंकि मेरे ससुराल के घर में सिर्फ एक ही कमरा था। जिस कमरे में मेरी सास ने अपने बच्चों को जवान कर दिया। जब मेरे जेठ की शादी हुई थी तब उन्होंने भी अपने लिए खुद कमरा बनाया था और अब मेरे पति की शादी हुई तो उन्होंने भी अपने लिए अलग से कमरा बनवाया। उस कमरे के अंदर उन्होंने सारा ज़रूरत का सामान रखा था, यहाँ तक कि हर वो सामान रखा जिसकी एक औरत को ज़रूरत होती है या फिर एक परिवार को। इसके बाद उन्होंने अपनी माँ से कहा कि अब मैं शादी करने के लायक हो चुका हूँ, माँ आप मेरी शादी करवा दीजिए। मैंने अपनी शादी के लिए सारा बंदोबस्त कर लिया है, यहाँ तक कि शादी पर होने वाले खर्चे का बंदोबस्त भी मेरे पति ने कर लिया था। मेरे माता पिता की तो खुशी के ठिकाने नहीं थे कि उनकी बेटी का भाग्य इतना अच्छा हो सकता है कि वो खाली हाथी विदा हो जाए और ससुराल भी अच्छा है, पति भी अच्छा है। मेरी ही तरफ के कुछ लोगों को जब ये बात पता चली कि मेरी सास बिना दहेज के अब तक 2 बहुएं घर में ला चुकी है तो मेरे ही रिश्तेदारों ने कहा था कि इसका कोई देवर नहीं है। जिस पर मेरे माता पिता ने उनको बताया था कि हाँ एक देवर है तो लेकिन अभी वो कुछ कमाता नहीं है, अभी तो इस शहर से पढ़कर ही आया है। जब वो कुछ कमाने लायक हो तो उसकी शादी तभी होगी। मेरा एक ही देवर था और एक जेठ थे और एक जेठानी।
मेरी जेठानी के पास 2 बेटियां थीं। जेठ जी का नाम प्रकाश, मेरे पति का नाम दीपक और मेरे देवर का नाम दीप था। हमारे इस गांव में कहीं पर भी कोई स्कूल नहीं था, इसलिए यहाँ पर जिन लोगों को भी शिक्षा चाहिए होती थी वो शहर जाकर पढ़कर आते थे। मेरा देवर भी पढ़ा लिखा था और शहर से बीए कंप्लीट करके आया था। अभी तो फिलहाल मेरे देवर का कोई काम नहीं था, क्योंकि मेरी शादी से 1 महीना पहले ही तो उसकी पढ़ाई पूरी हुई थी और उसकी उम्र भी मेरे पति से सिर्फ 1 साल ही कम थी। वो भी शादी करना चाहता था, लेकिन मेरी सास अभी उसकी शादी नहीं करवाना चाह रही थी। जब मेरी शादी को लगभग 2-3 महीने गुजर गए तो मैंने इस बारे में अपनी सास से कहा कि अगर दीप शादी करना चाहता है तो आप उसकी शादी करवा क्यों नहीं देती। जी, इस पर मेरी सास और जेठानी हंसने लगी। उन्होंने कहा कि बेटा अभी वो पढ़ाई करके आया है, पहले कोई अच्छी नौकरी करने लगे फिर मैं उसकी शादी करवा दूंगी। जब ये सारी बातें हम लोग कर रहे थे तब मेरा देवर वहीं पर मौजूद था। वो अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मैं कल ही शहर जा रहा हूँ और कोई नौकरी तलाश करूंगा। मेरी सास ने कहा कि बेटा, अभी तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई है, तुम शहर में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करके आए हो और अब तुम नौकरी भी शहर जाकर ही करना चाहते हो। कोई ज़रूरत नहीं है शहर जाकर नौकरी करने की, यहीं पर कोई नौकरी तलाश करो। ये बात सुनकर मेरे देवर ने अपनी माँ को जवाब दिया कि माँ, मुझे यहाँ कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेंगे। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं शहर में ही नौकरी करना चाहता हूँ। मेरा देवर जिद करने लगा तो मजबूरन मेरी सास ने उसे शहर नौकरी करने की भी परमिशन दे दी थी। इस बार जब वो शहर से 1 महीने के बाद आया तो अच्छे खासे पैसे कमाकर लाया था। मेरी सास ने उससे पूछा भी था कि तुम इतने पैसे कमाने लगे हो, आखिर शहर में ऐसी कौन सी नौकरी कर रहे हो। तो उसने बताया कि माँ, मैं शहर में मेहंदी लगाता हूँ, वहाँ पर मेरी बाजार में एक दुकान है जहाँ मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। ये खबर सुनते ही तो मैं हैरान रह गई थी। मुझे अपने देवर की ये बात सुनकर अच्छी तरह से याद आया था कि जब मेरी शादी हुई थी तो उसे मेरी मेहंदी कोई ख़ास पसंद नहीं आई थी और वो मेरी मेहंदी में कमियां निकाल रहा था। मेरे देवर की शक्ल सूरत अच्छी थी और वो नेचर का भी बहुत अच्छा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, नाक बिल्कुल खड़ी थी, रंग बिल्कुल सफ़ेद था। वो अपने दोनों ही भाइयों से बहुत अलग था। मेरी सास ने बताया था कि वो अपने पिता पर गया है, जबकि मेरे पति और जेठ ऐसे नहीं थे, वह अपनी माँ पर गए थे। सच में मेरा देवर बहुत सुंदर था। जब से मैं इस घर में शादी करके आई थी मुझे किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं हुई थी। मैं बहुत खुश थी। कुछ ऐसा ही हाल मेरी जेठानी का भी था। वो ना तो अपने पति की मुझसे कोई बुराई करती थी और ना ही सास की कोई बुराई करती थी। सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर जब घर वालों को पता चली तो सब लोग बहुत खुश हुए थे। इसी तरह दिन गुजरते गए और मैंने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी की शक्ल देखकर मेरी सास ज़्यादा खुश नहीं हुई थी, लेकिन ज़्यादा नाराज़ भी नहीं हुई थी। शायद उन्हें मुझसे बेटे की उम्मीद थी और इस तरह दोबारा भी जब मुझे माँ बनने की खुशी हुई तो दोबारा भी मैंने बेटी को ही जन्म दिया था। इस तरह घर में 4-4 बेटियां हो गई थीं, 2 मेरी जेठानी की और 2 मेरी। इस बार भी मेरी सास ज़्यादा खुश नहीं हुई थी। हाँ, लेकिन मेरे पति खुश थे और फिर इसी तरह करते करते मेरी 3 बेटियां हो गईं और अब मेरे पति और मेरी सास के चेहरे पर सख्ती साफ नज़र आने लगी। उनको अपनी बेटियों से नफरत नहीं थी, वो मेरी बेटियों से बहुत प्यार करते थे, उनका ख्याल भी रखते थे। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन प्यार करते थे। इसी तरह का प्यार मेरी जेठानी की बेटियों को भी मिलता था। दिल ही दिल में मेरी सास की एक ही ख्वाहिश थी कि उनकी कोई बहू तो उन्हें पोते की शक्ल दिखा दे। बस उनकी ज़ुबान पर हम दोनों बहुओं के लिए एक ही बात रहती थी कि अगर बेटा पैदा हो जाता तो अच्छा होता। जिस पर मेरे जेठ उनसे कहते थे कि माँ, ये सब कुछ इन दोनों के हाथ में तो नहीं है, क्योंकि मेरी जेठानी की बेटियों के जन्म के समय भी मेरी सास ने कुछ ऐसी ही बात कही थी। अभी तक इस घर में बेटे का कोई नामो निशान नहीं था, यहाँ तक कि मैं चौथी बार फिर से प्रेग्नेंट हुई और मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मुझे फिर से बेटी ही होने वाली है, क्योंकि हर औरत को खुद अपनी कंडीशन से पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। मेरी हर बार तबीयत ऐसे ही खराब हुई थी और इस बार भी इसी तरह से तबीयत खराब हो रही थी जैसे कि पहले हो चुकी थी। हमारे गांव की औरतों का कहना था कि जब औरत बेटी को जन्म देने वाली होती है तो उसका वजन बढ़ जाता है और जब बेटे को जन्म देने वाली होती है
तो उसकी तबीयत खराब रहती है, उसके चेहरे पर मुहांसे आ जाते हैं, उसे कमजोरी महसूस होती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरी बेटी जन्म लेने वाली होती थी, तब मैं सेहतमंद हो जाती थी, और इस बार भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। मैं बड़ी परेशान थी। मेरी जेठानी ने तो अपनी नसबंदी करवा दी थी। उनका कहना था कि उन्हें बच्चे नहीं चाहिए, इसीलिए उनके बच्चे नहीं होते थे, और अब वो अपने दोनों बेटियों पर ही ध्यान दिया करती थी। उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं बेटा, नहीं है तो क्या हुआ, मेरी ये बेटियां ही मेरा बेटा है। वो तो ये बात बड़ी आसानी से कह दिया करती थी, लेकिन मेरे दिल में अपनी सास को खुश करने के लिए ये कमी हमेशा रहती थी। मेरे जेठ कभी भी अपनी माँ से सेटिस्फाइड नहीं हुए थे। उनका यही कहना होता था कि बेटियां और बेटे पैदा करना किसी औरत के हाथ में नहीं होता, ये तो ऊपर वाले की अपनी मर्जी होती है कि वो किसी को बेटा दे और किसको बेटी दे। वो मेरे पति की तरह नहीं सोचते थे। उनकी सोच बहुत अलग थी। मेरे पति की सोच बिल्कुल अपनी माँ से मिलती जुलती थी। वो वही सोचा करते थे जैसा उनकी माँ सोचती थी, इसलिए वो भी यही चाहते थे कि उनके पास एक बेटा हो। मेरे पति को हर बात का आइडिया था। वो कर तो कुछ नहीं सकते थे, लेकिन उनके कड़कपन से और उनकी बातों से मुझे लगता था कि वो भी वही सब कुछ कहना चाहते हैं जो उनकी माँ चाहती है। फिलहाल गुजरते हुए समय के साथ मेरा देवर हर महीने 2 दिन के लिए घर पर आ जाता था, और अब हमें पता चल चुका था कि वो शहर में एक मेहंदी आर्टिस्ट है। वो महीने में जितने भी पैसे कमाता था, उसमें से आधे पैसे मेरी सास के हाथ पर रख देता था। वो घर में सबसे छोटा था और अपनी माँ का सबसे ज्यादा लाडला था, इसलिए मेरी सास हर बार उसे रोकती थी और कहती थी कि बेटा तुम इतने पढ़े लिखे हो और काम तो मेहंदी लगाने का करते हो। मेरे देवर ने कहा कि माँ कुछ भी करता हूँ, लेकिन आपको पैसे तो लाकर देता ही हूँ। आप मेरे लिए लड़की तलाश करो, मैं शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही मेरी सास हैरान रह गई थी। उन्होंने कहा कि जैसे शादी तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों ने की है, ऐसे ही तुम भी कर लो। लेकिन उसका कहना था कि दोनों भाइयों ने अपने बलबूते पर शादी कर ली है, अब कम से कम मेरी शादी तो आप करवा ही सकती हो। मेरी सास कहने लगी कि हाँ करवा दूंगी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम शहर जाकर मेहंदी लगाते हो, मुझे 5 या 6 हजार रुपये महीने में लाकर दे देते हो, तो उससे तुम्हारी पत्नी के लिए दान दहेज इकट्ठा हो जाएगा। जैसे तुम्हारे दोनों भाइयों ने सामान इकट्ठा किया है, अपना अलग कमरा बनाया है, ऐसे ही तुम्हें भी शादी करनी होगी। मेरा देवर उनसे बहुत जिद कर रहा था, जिस पर मेरी सास ने कहा कि मेरे लिए तीनों बेटे एक समान हैं। जिस तरह दोनों बेटों ने अपनी शादी की है, उसी तरह से तुम्हें भी अपनी शादी खुद अपने ही बलबूते पर करनी होगी। मैं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहती। जब उनके लिए एक उसूल है, तो वही उसूल तुम्हारे लिए भी है। तुम्हारे भाइयों ने सालों तक सामान इकट्ठा किया और उसके बाद शादी की है, तुम भी शुरुआत कर दो। जितनी जल्दी दहेज तैयार कर लोगे, अपना तब कमरा तैयार कर लोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारी शादी हो जाएगी। ये बात तो मेरी सास बिल्कुल ठीक कह रही थी। वो अपने छोटे बेटे की शादी अगर खुद कर देंगी, तो फिर बड़े बेटों के साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी। यह इस घर में मेरे देवर से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं था। मेरे पति और मेरे जेठ भी अपने पिता का ही कारोबार संभाल रहे थे, और उसी काम में से पैसे जोड़ जोड़ कर इन लोगों ने अपनी शादी का बंदोबस्त किया था। अब मैं और मेरी जेठानी सोच रहे थे कि दीप तो सिर्फ मेहंदी लगाता है, अगर वो चाहे तो कोई और अच्छी नौकरी भी ढूंढ सकता है और अपनी शादी जल्द से जल्द कर सकता है, मगर वो अपना काम नहीं बदलना चाहता था। अपनी माँ की बातें सुनकर मेरे देवर को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि ठीक है माँ, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। मैंने सोचा कि इस बार वो जरूर मेहंदी लगाने का काम छोड़कर शहर में कोई अच्छी नौकरी तलाश कर लेगा। अगले महीने जब वो आएगा तो शायद ज्यादा पैसे लेकर आए, लेकिन अगले महीने जब वो आया तो उसके पास पहले के जितने पैसे भी नहीं थे, बल्कि वो तो बहुत बीमार हो गया था, और इस बार वो महीना पूरा होने से पहले भी आ गया था। मेरी सास उसके लिए बहुत परेशान हुई थी। मेरे पति और जेठ ने उसका गांव में ही इलाज करवाया। उसे मलेरिया हो गया था। मेरी सास उसकी तबीयत खराब होने से बहुत डर गई थी। ऊपर वाले की कृपा से कुछ दिन बाद वो ठीक हो गया था, तो फिर से शहर जाने की जिद करने लगा, लेकिन मेरी सास ने कह दिया था कि अब तुम कहीं नहीं जाओगे, जो भी करना है यही रहकर करोगे। वो बार बार यही कहता था कि यहाँ रहकर मैं कोई नौकरी नहीं कर सकता। मेरी सास कहने लगी, वैसे भी तुम कोई इतनी खास नौकरी नहीं करते हो, मेहंदी ही तो लगाते हो, वो तो तुम यहाँ पर भी लगा सकते हो।
अब मैं तुम्हें कभी शहर नहीं जाने दूंगी। वहां तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। मेरा देवर कुछ दिनों तक तो यहाँ खाली रहा था, लेकिन उसके बाद फिर भी उसने कोई और नौकरी तलाश नहीं की। वो अब हमारे गांव के बाजार में जाकर अपनी मेहंदी की दुकान खोलने लगा था और वहां पर मेहंदी लगाने लगा था। उस पर हम सब लोग हंसने लगे थे कि भला उससे यहाँ कौन मेहंदी लगवाएगा और मेहंदी लगाकर वो कितने पैसे कमा सकता है। इस तरह तो उसकी शादी में सदियों लग जाएंगी। मेरी सास भी अपने बेटे के इस काम पर हंस रही थी। उन्होंने कहा कि बेटा, इस तरह तो मुझे लगता है कि इस जन्म में मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं देख पाऊंगी। तुम पहले शहर जाकर भी मामूली से पैसे लेकर आया करते थे और अब गांव में तो तुम्हें बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलेंगे। तुम जानते हो कि यहाँ कोई भी मेहंदी आर्टिस्ट मेहंदी नहीं लगाता। यहाँ तो घर घर रहने वाली लड़कियां ही एक दूसरे के मेहंदी लगा देती है, और वो भी फ्री में। तो फिर कोई क्यों तुम जैसे लड़के से पैसों में मेहंदी लगवाएगा। मेरा देवर कहने लगा, माँ, छोटे मोटे काम करने वाले लोग कभी कभी ज्यादा अमीर हो जाते हैं। आप गोलगप्पे खाने वाले के पास बड़ी सी गाड़ी में बैठकर जाते हैं, लेकिन जब उस गोलगप्पे वाले की आमदनी का पता लगाया जाए तो वो हमारी सैलरी से बहुत ज्यादा होती है। हम कहते हैं कि कोई 20,000 महीना कमाने वाला इंसान बहुत पैसे कमा रहा है और किसी अच्छी नौकरी पर लगा हुआ है, लेकिन उसकी पर दिन की जो आमदनी होती है वो किसी मजदूर से भी कम है, जबकि मजदूर तो लोगों के घरों में काम करके पैसे कमाता है। मेरी सास ने दीप से कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लो। तुम्हारी शादी तो तभी होगी जब तुम अपने लिए सब कुछ खुद ही करोगे। मेरे देवर ने ये काम जारी रखा। वह गांव के बाजार में जाकर अपनी छोटी सी दुकान कुर्सी और टेबल रखकर बना लिया करता था और वहां पर मेहंदी लगाने का काम करने लगा था। शुरू शुरू में तो उसके पास बहुत कम पैसे आते थे, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा फेमस होने लगा। वो औरतों और लड़कियों की मेहंदी लगाया करता था। वैसे देखा जाए तो उसका काम इतना भी बुरा नहीं था। वो बहुत सुंदर मेहंदी लगाया करता था और उसका हाथ मेहंदी लगाने में बहुत तेज चलता था। उसका यही शौक था, लेकिन ये शौक मुझे थोड़ा अजीब लगता था, क्योंकि मेहंदी ज्यादातर लड़कियां लगाती हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने गांव की शादीशुदा औरत की मेहंदी लगाई, जो कि बांस थी और उसके यहाँ औलाद पैदा नहीं हो रही थी। उसके हाथ की मेहंदी लगवाने के बाद ही उसे खबर मिली कि वो माँ बनने वाली है, जबकि वो 60 साल से बांस थी। उसने कहा कि मैंने तो अपने हाथों पर इस लड़की से मेहंदी लगवाई, तभी मुझे माँ बनने की खबर मिल गई। इस तरह ये बात फेमस होने लगी कि वो जिस भी बांझ औरत के हाथों पर मेहंदी लगाता है उसको संतान की खुशी प्राप्त होती है और संतान भी बेटे के रूप में मिलती है। मुझे लगा कि ये सब बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हर दूसरे तीसरे घर से यही बात और यही आवाजें आ रही थीं कि जिस महीने मेरे देवर से वो लोग मेहंदी लगवाती है, उसी महीने उन्हें माँ बनने की खुशी मिल गई। मेरे यहाँ भी बच्चा होने वाला था, क्योंकि मैं चौथी बार गर्भवती थी। जब आखिरी समय आया तो मैंने फिर से बेटी को जन्म दिया, मतलब कि चौथी बेटी, जो कि अब 2 महीने की हो चुकी थी, और मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मेरा देवर तो 20 साल की उम्र में ही गांव में बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। उसके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि जिस औरत के यहाँ भी बेटा पैदा होता तो फिर मेरे देवर को खुशी में कोई ना कोई महंगा तोहफा दे दिया करती थी। और अब तो मेरे देवर ने मेहंदी लगाने का चार्ज भी बहुत ज्यादा कर दिया था। औरतें दूर दूर से उसे मेहंदी लगवाने के लिए आ रही थी। मेरी सास ने एक दिन उससे कहा कि तुम मेहंदी लगाते हो या कोई जादू टूना करते हो जो ये सब कुछ हो रहा है। तो देवर ने कहा कि जादू टोना तो नहीं करता हूँ, लेकिन ये सब हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। गांव के लोग मेरे रिश्तेदार नहीं हैं जो मेरे लिए झूठ बोलेंगे। आप खुद जाकर किसी से भी मेरे बारे में मालूम कर सकती हो। उसकी बात पर मेरी सास खामोश हो गई, क्योंकि 2-3 औरतें मेरी सास के पास भी आई थीं और उसके बारे में बताकर उसकी बहुत तारीफ कर रही थीं। अब दीव के पास पैसे ही पैसे होते थे। उसने घर में नया कमरा बनवाना शुरू कर दिया। वो अपना कमरा अपने दोनों भाइयों से बड़ा बनवा रहा था। इसके बाद उसने फर्नीचर भी बहुत महंगा वाला बनवाया था और बाकी का सामान भी। मैं और मेरी जेठानी तो जलकर राख हो रहे थे कि ये अपनी पत्नी के लिए सब कुछ बना रहा है। इतना तो मेरे पतियों ने भी हमारे लिए नहीं किया, ये तो सबसे आगे निकल गया। वो धड़ाधड़ अपनी शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था। उसने इतना सामान बना लिया था जितना हमारे लिए हमारे पतियों ने भी नहीं बनाया था।
मैंने एक दिन अपने देवर से मजाक में कहा कि अब तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। वो कहने लगा कि नहीं भाभी, अभी मैं शादी नहीं करूँगा। अभी मेरी शादी में कुछ समय लगेगा, क्योंकि अभी तो मैंने आधा सामान बनाया है। अभी तो और ज़्यादा अपने लिए सामान इकट्ठा करना है, उसके बाद ही मैं शादी करूँगा। आपको पता है कि मुझे तो अभी इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीदना है। मैं अपने बाथरूम में गीज़र लगवाऊंगा ताकि मेरी पत्नी को सर्दियों में गर्म पानी की सुविधा उपलब्ध हो, और गर्मियों के लिए कमरे में एसी लगवाऊंगा ताकि गर्मियों में उसे गर्मी ना लगे। ये सुनकर तो मैं और मेरी जेठानी हैरान रह गए। हमने अपने पतियों से भी कहा था कि आपने तो हमारे लिए इतना अच्छा इंतजाम नहीं किया जितना कि दीप अपनी पत्नी के लिए कर रहा है। वो लोग भी खुद हैरान हो रहे थे कि उनका भाई सिर्फ मेहंदी लगाने में इतने पैसे कमा रहा है। मेरी सास अब अपने सबसे छोटे बेटे को पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगी थी, क्योंकि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। इसलिए वो अपने ज्यादातर पैसे अपनी माँ के हाथ पर ही रख रहा था। सबको उससे अपने अपने मतलब निकालने थे। सब उसे कुछ न कुछ करवाना चाहते थे, लेकिन जो मतलब मुझे था वो बिल्कुल आसान और साधारण था। मैंने सोच लिया था कि वो जो लोगों के घरों में बेटा पैदा करवा सकता है, वो मेरे घर में बेटा पैदा क्यों नहीं करवा सकता। मैंने सोच लिया था कि मैं भी अपने हाथों पर उससे मेहंदी लगवाकर बेटे को जन्म दे सकती हूँ, क्योंकि अब तक जितनी भी शादीशुदा औरतों के वो मेहंदी लगा चुका था, उन्होंने बेटे को ही जन्म दिया था। मैं बांझ तो नहीं थी, लेकिन मेरे पास 4 बेटियां थीं, और यही वजह थी कि मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। सबसे ज्यादा शर्मिंदगी तो तब महसूस होती थी जब मेरे पति भी अपनी माँ की कही हुई बातें कहते थे। इसलिए मुझे अब ये कदम उठाना था, और फिर जो काम वो सबके लिए कर रहा था वही काम वो मेरे लिए भी तो कर सकता था, क्योंकि मैं उसकी भाभी थी। मेरे लिए तो ये काम करना उसके लिए सबसे पहला कर्तव्य था। पहले मैंने सोचा कि मुझे अपने पति की परमिशन ले लेनी चाहिए। मैंने जैसे ही अपने पति को इस बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी लगाई हुई मेहंदी से कोई औरत बेटे को जन्म देगी। मुझे तो लगता है कि वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, और लोग बन रहे हैं। तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना, और कोई ज़रूरत नहीं है उससे कोई भी मदद लेने की। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मुझे लगता था कि मेरे पति को अपने भाई की कामयाबी से जलन हो रही है, इसलिए वो ये सब बोल रहे हैं। मैं तो अपने देवर से अपना काम हल करवा कर ही रहूंगी। मुझे अपने देवर से बात करनी होगी। उससे कह दूंगी कि वो अपने भैया को इस बारे में कुछ ना बताए और खामोशी से मेरा काम कर दे। इतना तो वो मेरे लिए कर ही सकता था। मैं अपने देवर के पास बाजार गई। मैंने अपने हाथ आगे करते हुए कहा कि दीप, मेरे हाथों पर भी मेहंदी लगा दो। मेरे दूसरे हाथ में उसकी पसंद की बेसन के लड्डू थे, जो मैं उसके लिए बनाकर ले गई थी ताकि वो आसानी से मेरी बातों में आ जाए। मेरे हाथ देखकर वो दंग रह गया था। उसने मेरे साथ बातें भी की थीं और मेरे हाथ के बने बेसन के लड्डू भी खा लिए थे। लेकिन थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मैंने उसे सब कुछ बता दिया था कि मैं किस नीयत से उसे मेहंदी लगवाना चाहती हूँ। मैंने उससे कहा कि दीप, तुम तो सब कुछ जानते हो कि मेरी 4 बेटियां हैं, और भाभी के पास भी 2 बेटियां पहले से ही हैं। घर में इतनी सारी पोतियां होने से तुम्हारी माँ भी नाराज होती है, और तुम्हारे भैया भी बेटे की चाहत रखते हैं। प्लीज, जो काम तुम दूसरों के लिए करते हो, क्या वो मेरे लिए नहीं करोगे। मेरी बात सुनकर वो फिर से खामोश हो गया। मैंने कहा, तुम मेरे हाथों पर मेहंदी लगा दोगे ना। मुझे तो लगा था कि वो फौरन हाँ कर देगा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि भाभी, मैं आपके हाथों पर मेहंदी नहीं लगा सकता। आपके लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा, तुम ये क्या कह रहे हो। इसका मतलब है कि दूसरे लोग तुम्हें पैसे देते हैं तो तुम उनका काम फौरन ही कर देते हो। तुम फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी, बल्कि जितने पैसे तुम कहोगे उतने ही दे दूंगी। तुम्हारे भैया मुझे जो पैसे देते हैं उसमें से मैं हर महीने कुछ पैसे बचा लेती हूँ, जिससे मैंने काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए हैं ताकि वो पैसे बुरे समय में काम आए। तुम चाहो तो मैं अपने वो सारे पैसे तुम्हें दे दूंगी। मुझे बेटा मिल जाएगा, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो उसके आगे रिक्वेस्ट करने लगी थी। हालांकि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। मैं उसकी बड़ी भाभी थी, मेरा काम करना उसका फर्ज था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। वो बार बार मुझसे रिक्वेस्ट करवा रहा था और बार बार यही कह रहा था कि नहीं भाभी, मैं आपकी इस नियत से मेहंदी नहीं लगा सकता। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे किसी इम्तिहान में मत डालिए।
अगर आपने मुझे बार बार परेशान किया तो मैं ये बात भैया को बता दूंगा। मैं तो उसकी बात पर डर गई। मुझे गुस्सा आया कि वह तो मुझे अपने भैया से डांट खिलवाना चाहता था। फिर मैंने उससे हारकर कहा कि अच्छा ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा ही करो, मत लगाओ मेरे मेहंदी। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे पास बड़ी उम्मीदों के साथ आई थी, लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो अभी भी मेरी बात पर खामोश रहा और नज़र झुकाकर बैठा रहा। मैं वहां से रोती हुई वापस आ गई, क्योंकि उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। मुझे किसी ने उसके कमरे से निकलते हुए नहीं देखा था, मगर मैं बहुत उदास थी। मुझे ऐसा लगा था कि मेरा देवर ही मेरी आखिरी उम्मीद है। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। फिर मैंने जल्द ही अपने आंसू साफ किए। मैंने सोचा कि जो काम सीधे तरीके से नहीं हो रहा, उससे गलत तरीके से भी तो किया जा सकता है, और वैसे भी मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही थी। मैंने सीधे तरीके से काम करने की कोशिश की, अपने देवर के आगे रिक्वेस्ट की, लेकिन अगर वो नहीं मान रहा तो मैं इसके आगे क्या कर सकती थी। अब मुझे वही ठीक लग रहा था जो मैंने सोचा था। मैंने सोच लिया था कि जब वो बाजार में अपनी दुकान पर मेहंदी लगाने के लिए जाता है, तब उसके पास काफ़ी सारी औरतें मेहंदी लगवाने के लिए आती हैं। मैं भी अपना चेहरा छुपाकर उसके पास उसकी दुकान पर मेहंदी लगवाने के लिए पहुंच जाऊंगी। इस तरह उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसे मेहंदी लगवाने के लिए उसी की भाभी आई है। मुझे डर तो बहुत लग रहा था कि अगर मेरे पति को पता चल जाता तो वो मुझे बहुत डांटते। वो तो वैसे भी ज्यादातर अपनी माँ की बातें सुनते थे। इन दोनों भाइयों ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए इनके अंदर बिल्कुल भी अक्ल नहीं थी। ये तो उनके पिता का कारोबार था जिसको ये दोनों भाई मिलकर संभाल रहे थे, वरना तो इन लोगों के पास भी कुछ नहीं होता। अगले दिन मैंने अपने एक दुपट्टा अलमारी से निकाला। एक ऐसा दुपट्टा अलमारी से निकाला जो बिल्कुल नया था। उसको मैंने एक बार भी अभी तक नहीं पहना था। मैंने अपने कपड़े भी बदल लिए, ऐसे कपड़े जिनको मैंने पहली बार पहना था, ताकि मुझे कोई कपड़ों से पहचान ना सके। मैंने दुपट्टे से अपने चेहरे को अच्छी तरह से कवर कर लिया था और फिर घर से नज़र बचाकर अपने देवर की दुकान पर मेहंदी लगवाने के लिए चली गई थी। मैं अपने देवर की दुकान पर चली गई, जहाँ पर और भी औरतें मेहंदी लगवाने के लिए बैठी हुई थी। वो एक एक करके सबकी बड़ी तेज़ी के साथ मेहंदी लगा रहा था। जैसे ही मेरा नंबर आया तो मैंने उसके सामने बैठकर अपने हाथ आगे कर दिए। उसकी नज़र नीचे की तरफ झुकी हुई थी। वो मेहंदी लगाने में बहुत बिजी था। जल्दी जल्दी सबके मेहंदी लगाकर उनसे पैसे लेकर अपनी जेब में डाल रहा था। वो मेरे भी मेहंदी लगा रहा था। उसने मेरे हाथों पर बहुत सुंदर मेहंदी लगाई थी। वो मुझे नहीं पहचान सका कि मैं उसकी भाभी हूँ। फिर मैं मेहंदी लगवाकर खामोशी से अपने घर वापस आ गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि इस बारे में मेरे देवर को पता चले कि मैंने अपने हाथों पर मेहंदी उससे लगवाई है। इसीलिए मैंने कई दिनों तक अपने हाथों को अपने घर वालों से छुपा कर रखा था। मैं कोई भी काम करती तो फौरन ही अपने हाथ दुपट्टे में छुपा लिया करती थी। ये फिर ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। फिर मैं कामयाब रही। ये सब करते हुए मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि अपने ही घर वालों से अपने हाथों को छुपाना बड़ी मुश्किल का काम था। लेकिन ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। मेरे हाथों पर मेहंदी बहुत अच्छे से रच कर आई थी। दिन इसी तरह से गुजरते गए। कुछ दिनों बाद मेहंदी का रंग भी हाथों से उतर गया, लेकिन जैसे ही मेरे हाथों से मेहंदी का रंग उतरा तो मुझे माँ बनने की खुशी फिर से मिली। इस खबर ने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं खुशी के मारे सबको यही बताना चाहती थी कि ये सब कुछ इसी वजह से हुआ है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सब लोग कहेंगे कि तुमने ये सब कुछ कैसे करवाया, इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बता सकी। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी। इस बार प्रेगनेंसी में मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही थी और इस हिसाब से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि इस बार तो मुझे बेटा ही पैदा होगा। बेटियों के समय मेरी तबीयत इतनी खराब नहीं होती थी। मैंने यही सुना था कि तबीयत खराब हो तो बेटा जन्म लेता है। मेरे साथ वो सारी कंडीशंस हो रही थी जो बेटे के जन्म के समय होती है। मेरी सास को भी इस बात का अंदाज़ा हो रहा था और उनके दिल में भी उम्मीद की किरण जाग रही थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी। फिर उन्होंने मेरे खान पान का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा। वो मुझे फ़िक्र से फल खिलाया करती थी, दूध दिया करती थी और मुझे ड्राई फ्रूट्स भी दिया करती थी। यहाँ तक कि ये सारी चीज़ें वो मुझे अपने हाथों से खिलाने लगी। जब मेरी जेठानी ने ये नज़ारा देखा तो वो जलकर राख हो गई। उन्होंने कहा कि इसकी तो बड़ी सेवा हो रही है,
मेरी प्रेगनेंसी के समय तो मेरा इतना ख्याल नहीं रखा था आपने। इस पर मेरी सास ने कहा कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार ये बेटे को जन्म देने वाली है। अपने बेटे की औलाद देखने का किसको शौक नहीं होता, और मुझे लगता है कि इस बार मेरे खानदान का चिराग जन्म लेने वाला है। मैं सोच रही थी कि काश ऐसा ही हो, नहीं तो मेरी सास पहले से ज्यादा मुझे जलील करने लगेंगी। दिन इसी तरह से गुजरते रहे और वो समय भी करीब आ गया। मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे अस्पताल ले जाया गया और वहां ले जाकर मुझे बेहोश कर दिया गया, क्योंकि इस बार मेरा ऑपरेशन हुआ था। मेरी बाकी चारों बेटियां नॉर्मल डिलीवरी से हुई थीं। मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रही हूं। मैं अस्पताल के बेड पर मौजूद थी, लेकिन मुझे कहीं भी अपना बेटा नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद मुझे मेरी सांस दिखाई दी तो उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वो मुझे बहुत परेशान लग रही थी। मुझे लगा कि शायद इस बार भी मैंने बेटी को जन्म दिया है। मैंने अपनी सास से पूछा कि क्या हुआ माँ जी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं। मैंने उनसे पूछा कि बेटा हुआ है या बेटी? वो बड़े उदास होकर कहने लगी कि बेटा हुआ है। मैं हैरान रह गई थी कि बेटे की खबर सुनकर तो उन्हें खुशी से उछल जाना चाहिए था, मगर वो तो बड़े ही उदास शब्दों में मुझे ये बात बता रही थी। मैंने अपनी सास से कहा कि माँ जी, इस बार तो बेटा हुआ है, आप मुझे खुश क्यों नहीं लग रही हो? जबकि ये खबर सुनकर तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे थे। उन्होंने मेरे रिएक्शन देखकर कहा कि तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम हमारे परिवार की बहू हो, मगर तुमने तो अपने ही परिवार में। जी, ये कहकर वो खामोश हो गई। मैं अपनी सास की किसी बात का कोई मतलब नहीं समझी। मैंने कहा, आप ये क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगा कि कहीं उन्हें मेहंदी वाली बात तो पता नहीं चल गई, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया था तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। मैंने कोई चोरी डकैती तो नहीं की थी। इस तरह तो मेरी सास को पोता भी मिल गया था, मगर मुझे ऐसा लगता था कि बात कुछ और है। 3 दिन के बाद मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन इन 3 दिनों में एक दिन के लिए भी मेरा पति मेरे सामने नहीं आया था, और ना ही मुझे मेरा बेटा दिखाई दिया था, क्योंकि मैं खुद को भी संभालने के काबिल नहीं थी। मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी। जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि मेरे पति घर में मौजूद है और उनके पास मेरा बेटा था। मैंने अपने पति की तरफ देखकर कहा कि आपको बहुत खुशी हुई होगी। अपने बेटे को देखकर देखिए, हमारा परिवार अब पूरा हो गया। ऊपर वाले ने हमें बेटा दे दिया। लेकिन मेरे पति ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे पति ने कहा कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, तभी तो तुम उसकी इतनी तारीफें करती थी और उसके आगे पीछे घूमती रहती थी, और उस दिन तो मैंने तुम्हें उसके कमरे में बेसन के लड्डू भी ले जाते हुए देखा था, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। 4 बेटियों की माँ होने के बावजूद भी तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई। मैंने अपनी मोहब्बत में तुम्हारे लिए कौन सी कमी छोड़ दी थी? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये अपना बेटा तुम अपने ही पास रखो। ये मेरा बेटा नहीं है, और चली जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं दंग रह गई थी। मेरे पति ने मुझे डिवोर्स देने को कहा था और अब वो मुझे अपने घर से निकाल रहे थे। मैं सोच में पड़ गई थी कि आखिर उन्हें ऐसा भी क्या पता चल गया था जिसकी वजह से वो मेरे साथ ही सब कुछ कर रहे थे। अगर उन्हें मेरे देवर से मेहंदी लगवाने वाली बात पता भी चल गई थी तो ये कोई इतनी बड़ी भी बात नहीं थी जिस पर वो मुझे डिवोर्स ही दे दे। उन्होंने कहा कि तुम इस घर में दोबारा आप कभी मत आना, तुम मेरे दिल से उतर चुकी हो, यहाँ से निकल जाओ। मगर मैं वहीं खड़ी हुई रो रही थी और हैरान नज़रों से सबको देख रही थी। मैंने अभी तक अपने बेटे को नहीं देखा था। उन्होंने एक ही झटके से मेरा बेटा मेरी गोद में थमा दिया और कहने लगे कि लो, इसे भी अपने साथ लेकर जाओ। मेरी नज़र जैसे ही मेरे बेटे के चेहरे पर पड़ी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रही थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, नाक बिल्कुल खड़ी थी और वो बेहद ही गोरा था। उसका रंग रूप, उसका चेहरा, उसके चेहरे की बनावट बिल्कुल मेरे देवर पर गई थी। ये लोग समझ रहे थे कि ये बेटा मेरे देवर का है। मैंने सबको मेहंदी वाली बात बता दी थी,
लेकिन मेरी इस बात पर किसी को भी कोई यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे देवर को भी सब लोग बहुत डांट रहे थे। उसकी क्लास लग चुकी थी। उसने सबको बताया था कि जो आप लोग सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जो मैं करता हूँ वैसा भी कुछ नहीं होता। मैं तो लोगों की सिर्फ मेहंदी लगाता हूँ। मैंने कुछ लोगों को पैसे देकर ये झूठ बोलने के लिए कहा था। गांव की कुछ औरतों को मैंने पैसे दिए ताकि वो घर घर जाकर मेरी पब्लिसिटी करे। वैसे भी कोई बात अगर फैलानी हो तो किसी एक औरत को बता दो, उसके बाद वो बात दूसरी औरत के पास जाती है और फिर तीसरी औरत के पास। उसके बाद कोई भी बात आग की तरह फैल जाती है। दरअसल हुआ ये था कि जब मैं शहर में मेहंदी लगाया करता था तो वहाँ मैं ही नहीं बल्कि और भी लड़के थे जो लड़कियों के और औरतों के मेहंदी लगाया करते थे। इसीलिए मैं सिर्फ इतने ही पैसे कमा पाता था जितनी मेहंदी मैं लगाया करता था। मेरी कोई सैलरी बंधी हुई नहीं थी। जब मैं घर आया तो माँ ने कहा कि शादी करने के लिए तुम्हें अपना अलग से बंदोबस्त करना होगा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे और फिर माँ मुझे शहर जाने भी नहीं दे रही थी, क्योंकि मैं वहाँ पर ही मेहंदी लगाकर थोड़े बहुत पैसे कमा पा रहा था। यहाँ मैंने बाजार में जब अपनी मेहंदी की दुकान खोली तो वहाँ मुझसे कोई भी मेहंदी लगवाने के लिए नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन मेरे पास सरपंच जी की बेटी आई और कहने लगी कि मैं आपको काफ़ी दिनों से तलाश कर रही हूँ। दरअसल मुझे आपसे मेहंदी लगवानी थी। जिस शहर में मेहंदी आप लगाया करते थे वहीं पर मेरी एक दोस्त भी रहती है। उसने भी आपसे मेहंदी लगवाई थी तो उसे आपकी लगाई हुई मेहंदी बहुत पसंद आई थी। उसे पता चला कि आप मेरे ही गांव के हो तो उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि मैं शहर आकर आपसे मेहंदी लगवा लूं। फिर मुझे पता चला कि आप शहर में नहीं हो और वैसे भी मेरे पिता मुझे शहर भेजना नहीं चाहते थे। मुझे पता चला कि आप यहाँ आए हुए हो तो मैं काफ़ी दिनों से आपकी तलाश कर रही थी। मुझे आपके घर का एड्रेस भी नहीं मिल रहा था। अब मुझे पता चल गया कि आप यहाँ पर मेहंदी की दुकान खोलकर बैठे हो। उसने मुझसे मेहंदी लगवाई और काफ़ी बड़ी रकम मुझे देकर चली गई थी। मैं खुश हुआ था। मैंने सोचा कि यहाँ गांव में कोई भी मेरे हुनर को पहचान नहीं पा रहा। मुझे मेहंदी लगाने का शुरू से ही बहुत शौक रहा। मैं शहर में पढ़ाई करने के साथ साथ कॉलेज की लड़कियों को मेहंदी लगा दिया करता था और उनसे थोड़े बहुत पैसे भी ले लिया करता था। लेकिन अब मुझे अपना कारोबार करना था और शादी भी करनी थी, इसलिए मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। मैं फिर से काफ़ी दिनों तक तलाश करता रहा कि कोई तो मुझसे मेहंदी लगवा ले। इसी तरह एक दिन मेरे पास एक औरत आई। उसने मुझसे मेहंदी लगवाई और वो मेहंदी लगवाते लगवाते मुझसे बातें भी कर रही थी। वो किसी अमीर घर की लगती थी। वह बहुत ही परेशान थी। उसने व्रत रखा हुआ था। उसने मुझे बताया कि वह हर महीने सोमवार का व्रत रखती है। किसी ने उसे बताया है कि 21 सोमवार तक व्रत रखने से उसको संतान प्राप्त होगी। उसने मुझे यह भी बताया था कि उसकी सास ने उसका जीना दुश्वार कर दिया। उसकी शादी को 60 साल हो गए थे, मगर अभी तक उसके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। उसकी सास हमेशा उसे बांझ कहा करती थी और उसका पति भी उसे छोड़ना चाहता था। कहता था कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा, मगर वो औरत बहुत लाचार थी। वो चाहती थी कि कुछ भी करके उसके यहाँ औलाद हो जाए, इसलिए लोग उसे जैसा कहते वो वैसा ही कर लिया करती थी। वो जब जब सोमवार का व्रत रखती थी तो मेहंदी ज़रूर लगाया करती थी, लेकिन इस बार जब वो मेरे पास मेहंदी लगवाने के लिए आई थी तो न जाने क्यों मैंने उसके रोते हुए आंसू देखकर उसे तसल्ली दी और कहा कि मैडम जी, आप रो नहीं, इस बार आपको ऊपर वाला निराश नहीं करेगा। आपको औलाद का सुख ज़रूर प्राप्त होगा। हर बार आप दूसरे लोगों से मेहंदी लगवाती हो, इस बार आप मेरे पास मेहंदी लगवाने के लिए आई हो। मेरी ये मेहंदी बहुत ही स्पेशल है। जो भी मुझसे मेहंदी लगवाता है उसे कोई ना कोई खुशी मिलती है। मैंने तो उसे ऐसे ही सब कुछ तसल्ली दिलाने के लिए और उसको खामोश करवाने के लिए कह दिया था ताकि वो रोए ना, मगर वो मेरी इस बात को सीरियस ले गई। कुछ दिनों बाद जब वो मेरे पास आई तो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। उसने कहा कि देखो भैया, तुम्हारी कही हुई बात सच हो गई। तुम्हारी मेहंदी में तो सच में कमाल है। तुमने कहा था कि इस बार मुझसे मेहंदी लगवा रही हो तो तुम्हारी गोद ज़रूर भर जाएगी, और देखो इस बार के व्रत में जब मैंने तुमसे मेहंदी लगवाई तो ऊपर वाले ने मुझे माँ बनने की खुशी दे दी। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे 7 साल बाद माँ बनने की खुशी मिली है। मेरे पूरे परिवार में खुशी का माहौल छाया हुआ है। वो मेरे लिए ढेर सारी मिठाई तोहफे लेकर आई थी और उसने खुश होकर मुझे कुछ पैसे भी दिए थे। फिर तभी से मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि मैं ये बात गांव में आम कर दूंगा कि मेरे हाथ से जो भी बांझ औरत मेहंदी लगवाएगी उसे संतान प्राप्त होगी, और वो भी बेटा,
और फिर मैंने कुछ औरतों को पैसे दिए और उनसे कहा कि ये बात दूसरे लोगों तक पहुंचाए और उनसे कहें कि उनके यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने मुझसे मेहंदी लगवाई थी, उनके यहाँ भी बेटा हुआ, उन्हें माँ बनने का सुख मिला। मुझसे पैसे लेकर उन औरतों ने वैसा ही किया जैसा मैं चाहता था और फिर इस तरह मैं पूरे गांव में फेमस हो गया। जो लोग मेरे पास आया करते थे उनमें से कुछ औरतों को गुड न्यूज़ मिली। इससे लोगों को यकीन हो गया कि मेरे हाथ से बांझ औरतें मेहंदी लगवाएंगी तो वो गर्भवती हो ही जाती है। इस तरह ये बात आम हो गई और दूर दूर से मेरे पास औरतें मेहंदी लगवाने के लिए आने लगी। कुछ की प्रार्थना ऊपर वाले ने सुन ली तो कुछ की नहीं सुनी, लेकिन इस सब में मेरा काम बहुत अच्छा चलने लगा। मेरे पास ढेर सारे पैसे आने लगे। औरतें खुश होकर मुझे ढेर सारे पैसे देकर जाती थीं और मेहंदी के चार्ज भी मैंने ज़्यादा कर दिए थे। लेकिन आप लोग समझ रहे हो कि मेरा और भाभी का कोई संबंध है? ऐसा कुछ भी नहीं है। भाभी मेरी माँ समान है और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि भैया का बेटा भैया का नहीं बल्कि मेरा है तो आप लोग गलत सोच रहे हो। ये आप लोगों की बेवकूफ़ है। आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हो भैया। अगर आपको इस बारे में पता लगाना है कि ये बच्चा किसका है तो आप डीएनए टेस्ट भी करवा सकते हो। डीएनए टेस्ट से ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये बच्चा आपका है या फिर मेरा। मगर मुझे शर्म आती है कि आप लोग ये सब सोचते हो। भाभी बेकसूर है, भाभी की कोई गलती नहीं है। हाँ, मगर मेरा भतीजा मुझ पर गया है तो क्या हुआ? मैं भी तो अपने पिता पर गया था। मेरी शक्ल अपने पिता से मिलती थी। बच्चे अपने परिवार वालों का रूप धारण करते हैं। कोई अपने भाई बहन पर चला जाता है, कोई माता पिता पर तो कोई चाचा ताऊ पर तो कोई बुआ मासी पर। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपने इस छोटी सी बात को इतना बड़ा रूप दे दिया। मैं तो अपने देवर की बात सुनकर हैरान रह गई थी। वहां पर मौजूद मेरी जेठानी, जेठ और सास, उन लोगों ने भी यही कहा। तो फिर करवाओ डीएनए टेस्ट और पता लगाओ कि ये बच्चा किसका है। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी करवा ली गई थी, लेकिन रिपोर्ट अभी 3 दिन बाद आनी बाकी थी और ये 3 दिन मेरी जिंदगी के सबसे तकलीफ वाले दिन थे। मेरे पति मुझसे बहुत नाराज थे, मुझे छोड़ना चाहते थे, मुझे घर से निकालना चाहते थे। मैं बार बार प्रार्थना कर रही थी कि ऊपर वाला मेरे हक में फैसला करे। एक तरफ बेटे की माँ बनने की खुशी थी तो दूसरी तरफ पति से अलग होने का गम था। मैं बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाए। मेरा देवर मुझे यही तसल्ली दे रहा था कि भाभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब रिपोर्ट आई तो ये बात क्लियर हो गई थी कि ये बच्चा मेरे पति का ही है। ये बात जब डॉक्टर को पता चली कि हम लोगों ने डीएनए टेस्ट इसलिए करवाया है तो डॉक्टर ने भी मेरे ससुराल वालों को बहुत डांट लगाई थी और कहा था कि आप जैसे अनपढ़ लोग इस तरह की ही मनगढ़ंत बातों का शिकार होते हैं, इसलिए कहते हैं कि पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, जब माँ और पिता से मिलकर बच्चा बनता है तो वो या तो अपने पिता के परिवार वालों का रूप लेता है या फिर अपनी माँ के परिवार में से किसी का रूप लेता है। और कुछ बच्चे तो हर परिवार के मेंबर का मिश्रण होते हैं, जिसके शरीर का एक एक हिस्सा किसी न किसी मेंबर पर गया होता है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरी सास और पति बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। मुझे अपने पति से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने अपने पति से बोल दिया था कि अगर आप मुझे छोड़ना चाहते हो तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन मेरे पति ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गलतफहमी का शिकार हो गया था। मेरी सास भी बहुत शर्मिंदा हो गई थी। अपना घर बसाने के लिए मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। गलती तो हर किसी से हो जाती है। मैं साथ ही अपने देवर की भी शुक्रगुजार थी जिसने सबके दिमाग में यह बात डाल दी थी, जिससे सच्चाई सबके सामने आ गई। मेरा देवर अभी भी मेहंदी लगाता है और ऊपर वाले की कृपा से उसका काम आज भी बहुत अच्छा चल रहा है। कहते हैं कि इंसान के लिए शिक्षा हासिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग शिक्षा हासिल नहीं करते वो बेवकूफ़ में आकर बहुत से ऐसे काम कर देते हैं जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं होता। उन्हें जो दिखाई देता है वो उस पर ही विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।